वक्फ संशोधन बिल और हमारी जिम्मेदारी। ऐसा क्यों है कि हमारा समाज कभी भी किसी भी प्रकार के परिवर्तन या सुधार के लिए तैयार नहीं होता। कोई भी योजना या सुधारात्मक कार्यवाही, चाहे वो सरकार की ओर से हो या न्यायपालिका की तरफ से, चाहे वो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हो या हमारे समाज के मध्य से ही निकल कर आती हो, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग से हो या किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी, हम क्यों इसे हमेशा शक की नज़र से देखते हैं? हम उसे हमेशा अपने खिलाफ साजिश ही क्यों समझते हैं? अतीत में इसके अनेक उदाहरण हैं, चाहे वो पल्स पोलियो अभियान हो या अंग्रेजी और कंप्यूटर पढ़ाने की वकालत, लाउड स्पीकर से पहला परिचय हो या सरकारी वेतन पाने का मामला। हमने शुरू में इसे या तो अपने खिलाफ साजिश माना या फिर सीधे सीधे इसे हरामी करार दे दिया, जबकि किसी भी बात को परखने का पैमाना तर्क और बुद्धि होनी चाहिए, भावुकता नहीं। ऐसा क्यों है कि हम सदैव कौवा कान ले गया कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने कान को टटोलने की बजाय कौवे के पीछे भागते हैं? वर्तमान बहस के विषय वक्फ संशोधन बिल को भी इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हमारे देश की केंद्रीय संस्थाओं और संगठनों में पहले नंबर पर रेलवे, दूसरे नंबर पर सेना और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। देश का हर नागरिक रेलवे और सेना की सेवाओं और महत्व से तो भली भांति परिचित है, लेकिन क्या आपने आज तक सुना है कि वक्फ की ज़मीन पर होता क्या है, या देश की भलाई में वक्फ बोर्ड की क्या भूमिका है? मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने नहीं सुना होगा कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वास्तव में क्या होता है, या वक्फ बोर्ड ने आज तक देश के विकास और सेवाओं में क्या भूमिकाएं निभाई हैं। इसके बारे में सिर्फ फरिश्तों को ही खबर है या फिर खुदा को? वक्फ बोर्ड का कंट्रोल केवल 15% अशराफ यानी उच्च जाति के मुसलमानों के पास है। खरबों रुपए की इन इमारतों, अरबों रुपए की किराए की इन संपत्तियों को यह वर्ग आपस में मिल बांट कर खाता है। वक्फ बोर्ड की किसी भी जमीन पर आज तक न तो किसी विश्वविद्यालय की योजना बनी और न ही कोई उच्च स्तरीय महाविद्यालय स्थापित किया गया जिससे आम मुसलमानों का शैक्षिक स्तर सुधरता। जबकि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये चीख चीख कर कहती है कि शैक्षणिक रूप से पसमानदा मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा बदतर है। सच्चर कमेटी के सुझाव और सिफारिशों को इस लेख में समेट पाना संभव नहीं है, इसलिए उसका जिक्र फिर कभी। वक्फ की इन जमीनों पर आज तक न तो किसी प्रकार की फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं और न ही किसी प्रकार के रोजगार के अवसर ही पैदा किए गए हैं, जबकि आर्थिक तौर पर देश के करीब 85% मुसलमान बेरोजगारी और मंदी की मार झेल रहे हैं। वक्फ की जमीन पर जो इक्का दुक्का निर्माण कार्य किए भी गए हैं तो वो या तो मदरसे हैं या फिर मस्जिदें, और वो भी सिर्फ पसमानदा यानी ओबीसी मुसलमानों को भ्रमित करने के लिए। वास्तव में ये आम मुसलमानों को जज्बाती और भावनात्मक रूप से बेवकूफ़ बनाए रखने की पुरानी अशराफिया चाल के अलावा और कुछ नहीं है, ताकि पसमानदा मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समान प्रतिनिधित्व यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन और असमानता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे सवाल न कर सकें। क्योंकि मुसलमानों के नाम पर जितने भी संगठन बने हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो या अन्य संगठन हो, उन सभी पर विदेशी मूल के अशराफ मुसलमानों का ही नियंत्रण है। यहाँ तक कि देश के 21 विश्वविद्यालयों के विभिन्न पदों पर भी 90% से ज़्यादा इन्हीं अशराफ मुसलमानों का ही कब्जा है। विदेशी मूल के ये अशराफ लोग पसमानदा मुसलमानों को फिर से मूर्ख बनाने के लिए वक्फ की ज़मीन को अल्लाह की ज़मीन बतला रहे हैं, ताकि वो अल्लाह के नाम पर अपनी दुकान चलाते रहें और पसमानदा मुसलमान सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक इनका बचाव करता रहे।
भले ही आप उन अशराफ के इन दावे को मान भी लें कि वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, तो इस संदर्भ में यह भी देखें कि कुरान कहता है कि पूरी धरती ही अल्लाह ने बनाई है। इस नज़रिए के अनुसार तो अशराफ वर्ग को पूरी पृथ्वी पर ही अपना दावा ठोक देना चाहिए, लेकिन नहीं, उनको दूसरों लोगों से संबंध भी तो निभाने हैं ताकि दोनों हाथों में लड्डू रहे। मेरी आवाम से गुजारिश है कि हम पसमानदा मुसलमानों को कभी भी वक्फ संशोधन बिल का विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आरक्षण चाहे शिक्षा में हो या नौकरियों में, छात्रवृत्ति हो या अन्य कोई विशेषाधिकार, या फिर न्याय और निष्पक्षता का ही मामला क्यों न हो, सभी अधिकार हमें हमारे देश के संविधान और न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। जबकि वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि अशराफ वर्ग ने पिछड़े और पसमानदा मुसलमानों का कभी कोई भला नहीं किया है। न तो बुनकरों की समस्याओं को लेकर देश भर में कोई विरोध प्रदर्शन किया है, और न ही हाल ही में कुरैशी समुदाय के कारोबार पर लगे प्रतिबंध को लेकर कोई आवाज ही बुलंद की है। इसके अतिरिक्त अतीत में भी अनगिनत ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिस पर अशराफ वर्ग ने हमारा ही वोट लेकर विधानसभा और संसद में पहुंचकर सत्ता, प्रभाव, धन एवं बाहुबल के बावजूद हमेशा अपराधी चुप्पी साधे रखी है। नोट: अगर अब भी आपका दिल और दिमाग इन तर्कों और सबूतों को नहीं मानता, फिर भी कम से कम पसमानदा मुसलमानों को किसी भी तरह के जज्बाती मुद्दे पर, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, CAA NRC का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, उर्दू बचाओ, शरीयत बचाओ तहरीक हो, या फिर समान नागरिक संहिता यानी UCC हो, इस पर सड़कों पर उतरने से बचना चाहिए और सोशल मीडिया पर सीधे तौर से सरकार के खिलाफ उल्टा सीधा लिखने से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि न तो आप लोग अपनी बिरादरी के नेताओं को विधानसभा में चुनकर भेज सके हैं और न ही संसद में, न तो आपके लोगों का प्रतिनिधित्व प्रशासन में है और न ही न्यायपालिका में, न ही आपके पास इतनी रसूख और ताकत है जो आपको आसानी से जेल की सलाखों से आज़ाद करा सके या फिर पुलिसिया एनकाउंटर से बचा सके। इसलिए खुदा के वास्ते अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, अपने परिवार पर मुसीबत लाने से बचें, अपनी शिक्षा और कारोबार पर ध्यान दें, अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारें ताकि वह मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम रोल अदा कर सके। फ़कत वस्सलाम, आपका हमदर्द और खैरख्वाह मोहम्मद अल्तमश। मोहम्मद अल्तमश ने JNU से पढ़ाई की है और इस पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल के संस्थापकों में से हैं और विशेष शिक्षक के रूप में दिल्ली शिक्षा निदेशालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।